प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। राम नमस्ते आदाब। आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी से और आज हम तश्तरी नाम की एक किताब जो पसमानदा समाज के ऊपर, हमारे जातिवादी समाज के ऊपर जो पहली बार कुछ काश के ऊपर कोई कहानी लिखी गई है। मतलब इस तरीके से और भी अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियाँ, लेकिन छोटी छोटी कहानियाँ, ये पहली बार है जो इस शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। और उसके लेखक सुहेल वहीद साहब हमारे साथ है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये सर, ये तश्तरी नाम क्यों रखा है इसका? जैसे ऐसे परोस के दिया जा रहा है हमको, ऐसा कुछ? ये बिल्कुल सही बात है। तश्तरी नाम इसीलिए रखा, हम आपको कुछ कैटर कर रहे हैं, हम आपको कुछ दे रहे हैं। तश्तरी वो होती है जिसमें खाना दिया जाता था। जी जी। नौजवान नस्ल तो जानती नहीं है, लेकिन एक जमाने में हमारे वहाँ तश्तरी ही चलती थी, रकाबी तश्तरी। जी जी। तो ये एक तरह से हमारी विरासत भी रही है तश्तरी, और हम कुछ पेश भी कर रहे हैं। अच्छा। और इस उन्वान से एक कहानी भी है इसमें। जी 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 जी, मैं देखा था। हाँ। इसमें देखिए बहुत अच्छे अच्छे लेखकों की कहानियां हैं, जैसे अहमद नदीम कासमी की, वाजिदा तबस्सुम की और शुमैल अहमद साहब की, गजनफर की, इस तरह की और बहुत सी कहानियां। मन आया कैसे कि इस विषय पर लिखना चाहिए, मुस्लिम जाति के ऊपर लिखना चाहिए। नहीं, ये आइडिया मुझे कभी नहीं आया कि मुस्लिम जाति पर लिखना चाहिए। और जाति या जात हमारे वहाँ जो है उसको तो हम एक तरह से कहना चाहिए कि हम उसको तो सफरर हैं, उसको तो भुगतते आए हैं। हमने ही 1995 में हमारा लेख छपा था सबसे पहले, मुसलमानों में ऊंच नीच, वाणी प्रकाशन से। आज के प्रश्न जो श्रृंखला थी जिसको राजकिशोर जी ने संपादित करते थे, तो उसमें जाति का जहर नाम से जो किताब आई थी, उसमें हमारा लेख 95 में छपा था। तो हमें तो जहां तक याद आ रहा है कि हमसे पहले किसी ने नहीं लिखा। सबसे पहले मुसलमानों में ऊंच नीच, जाति आधारित ऊंच नीच, हम ही ने लिखा था। उसके बाद हमने लिखना पढ़ना थोड़ा सा छोड़ दिया था। और उर्दू अदब का मामला तो यह है कि हम जब भी पढ़ते थे, जैसे कुरतुल हैदर को पढ़ते थे, काजी अब्दुल सत्तार को पढ़ते थे, अनीस अशफाक को पढ़ते थे, या और हमारे जैसे अहमद नदीम कासमी को भी ले लीजिए, या मंटो को ले लीजिए, इसमें चुगताई को ले लीजिए, जितने भी बड़े नाम है, कृष्णचंद्र हैं, तो उनके वहाँ हमें वो समाज, उनकी कहानियों में जो मिलता था, वो हम जिस समाज में रहते हैं वो हमें वहाँ नहीं नजर आता था। ये बात हमें बार बार जो है कचोटती थी। हम सोचते थे कि ये है क्या मामला। भाई गालिब को पढ़ा, मीर को पढ़ा, तो उनके अशार में जो कुछ नजर आ रहा है, बशीर बदर जो कुछ कह रहे हैं, या वसीम बरेलवी जो कह रहे हैं, वो हमको समाज में कहीं नजर नहीं आता था। ये बात हम हमेशा से महसूस करते थे। तो ये किस दुनिया का अदब है? हम बार बार हमारे जहन में ये सवाल आता था, ये बात हमारे जहन में बार बार आती थी। फिर अभी कुछ दिनों पहले हमारे साथ एक ऐसा वाकया हो गया कि यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी एक दोस्त थी, प्रोफेसर नजमा रहमानी। अभी 1-1.5 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार किया, जब वो हेड थी। तो हाशियाई अदब उसका उन्वान रखा। तो हमने उनसे कहा कि हाशियाई अदब हमें समझ में नहीं आ रहा, आप सीधे सीधे बात करिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो उसमें तमाम बहस हुई। हमने कोई बात नहीं, भाई दोस्त है हमारी। फिर उन्होंने हमको पेपर पढ़ने के लिए कहा कि इसमें अब पेपर पढ़ना है। हमने कहा ठीक है। तो हमने पेपर तैयार किया। तो पहली बार हमने ये सब लिखा था उस पेपर के लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन उस सेमिनार का फिर हमने बायकॉट किया। अच्छा, क्यों? उसकी वजह ये थी कि उन्होंने हमारा पेपर बहुत जूनियर 2 लड़कियों के साथ रख दिया था। और जिस सेशन में हमारा पेपर पढ़ा जाना था, उस सेशन की सदारत जो कर रहे थे वो हमारे साथ के लोग थे। ये तो ये भी साथ की, लेकिन भाई थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसा वाकया था कि मुझे बहुत तकलीफ हुई उससे। तो अल्लाह जन्नत दे, हम उनकी कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ ऐसा हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो हमने वो जो रिसर्च पेपर तैयार किया था, उसी को खत में बदल के प्रोफेसर इबाद के नाम वो खत लिख के हमने उसको वायरल कर दिया, भेज दिया सब जगह, और वो छप भी गया। तो ये वहां से ये बात शुरुआत हुई। तब मुझे लगा कि नहीं, ये मामला ऐसा है कि इस पे हमें काम करना चाहिए। सर फिर हमने, हाँ बस हम ये बात बता दें, तो फिर हमने जब देखना शुरू किया, तो सवाल तो जहन में बरसों से आ रहा था। तो हमने तलाश करने की कोशिश की। तो हमने तमाम किताबें जब कंसल्ट की, लिखना पढ़ना शुरू किया, तो हमने देखा कि उर्दू का जो अफसाना है, जो फिक्शन है, उसमें वो समाज है ही नहीं जो फिक्शन में मौजूद है।
तो अहमद सगीर की एक किताब हमारे हाथ लगी, उर्दू में दलित अफसाना, तो उसमें 400-450 अफसानों का जो उन्होंने जिक्र किया और फहरिस्त भी पेश किया, उसमें आपको जान के हैरत होगी कि सारे के सारे मतलब ज्यादातर अफसाने जो हैं वो हिंदू कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है। अच्छा, तो ये चीज मुझे और भी खराब लगी यार, आप पड़ोस के घर में तो आप झांक रहे हैं, अपने घर अपने में घर आप में नहीं देख देख रहे हैं। तो बमुश्किल मुझे 17-18 कहानियां मेरे हाथ लगी जो मुसलमानों के जात पात के मसाइल पे या सिस्टम पे लिखी गई, लिखी गई। और तो वो भी सब मेयारी कहानियां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 17 ही कहानियां मेरे हाथ लगी। अच्छा, तो ये पहले से लिखी जा चुकी है। मुझे ये लगता था कि कुछ कहानी आपने लिखवाई हो, इसलिए नहीं ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ये पहले की ये कहानी। पहले लिखी जा चुकी है, आपने उसको कंपाइल किया। हाँ, हमने उनको तलाश अच्छा सर, किया। आपने ये जो बात कही, मेरे दिमाग में ये बात आती है कि ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा उर्दू पढ़ने वाले पसमानदा समाज के हैं, लेकिन वो अपने समाज पे नहीं लिख पा रहे, न गजलों में नजर आ रहा है उनका समाज, न फिक्शन में नजर आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा यही तो सबसे बड़ा मसला है, और आपने बहुत अच्छी बात कही, पढ़ने वाले सब पसमानदा लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, और लिखने वाले सब अशराफ। जी। अब सैयद मोहम्मद अशरफ जो हैं वो क्या लिखेंगे? कोई दास्तान लिख रहे हैं अपने जमाने की, ताल्लुकेदारों की, जागीरदारों की। काजी अब्दुल सत्तार और कुर्रतुल हैदर ने क्या लिखा? जागीरदार उनका कि खत्म हो और गया। उनको पद्मश्री दिया गया, उनको हाँ। पद्म भूषण दिया गया। जी। अरे भाई, आप जिस समाज में हैं उस समाज की बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई, सबसे बड़ी शिकायत तो मुझे इसमें चुगताई से है। हाँ। उन्होंने पूरा अदब ये कहता है, उर्दू अदब के जितने भी क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि इस्मत ने तबकाती कशमकश पे बात की है। अरे भाई, तबकाती कशमकश पे बात की है तो आपने फिर ये बात क्यों नहीं की? आपने हमको तबके तक महदूद कर दिया। तबका क्या होता है? आप कहते हैं ये तबका, वो तबका, वो तबका, ये नहीं है। आप जब एक सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, राइज है, और आप उसको प्रैक्टिस में भी ला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप उसको बरत रहे हैं। शादी ब्याह से लेके आप देखिए कि मजहबी रस्मो रिवाज भी हमारे और सैयदों के अलग हैं। जी जी, शेख बिल्कुल। फैमिली के मजहबी रिवायतें, मजहबी रस्म रिवाज सैयद घरानों से अलग हैं। पसमानदा जातों में आइए तो अंसारियों के वहाँ जो मजहबी रस्म रिवाज हैं वो राइन बिरादरी के रस्म रिवाज से मुख्तलिफ हैं। तो जब सब अलग हैं तो इस सच्चाई को तस्लीम करने में बुराई क्या है? तो और इससे फर्क क्या पड़ता है? सर, तो आप ये कह रहे हैं कि अशराफ क्योंकि वही लीडरशिप में थे, बड़े बड़े संस्थानों में हेड भी वही थे, तो उन्होंने कभी दलित साहित्य की तरफ, पसमानदा साहित्य उभरने नहीं दिया? कभी नहीं दिया। देखिए, हमारे पसमानदा जातों या पिछड़ी मुस्लिम जातों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, अदबी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, समाजी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, मजहबी भी नहीं है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अभी 17वीं लोकसभा तक जो 400 मुसलमान MP बने हैं उसमें सिर्फ 60 पसमानदा, और उसमें 60 में 16 अंसारी थे सिर्फ। तो बजाहिर ये लगता है कि अंसारियों ने ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा नहीं है। डॉक्टर सबसे ज्यादा सलमानियों में है, अब देखिए, इंजीनियर सबसे ज्यादा मंसूरियों में है, और अब IAS और मतलब सिविल सर्विसेज में मंसूरी और सलमानी लोग बहुत आ रहे हैं। अंसारियों के हालात, लिबरलाइजेशन जब से शुरू हुआ 90 के बाद से, तो उनका बिजनेस जो है पहले जैसा नहीं रह गया। जी जी, बहुत उसमें फर्क पड़ा। जी जी, पहले समाज से आते उसी जगह से उनका बिजनेस जो है वो बहुत मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि मार्केट एकदम बदल गया। तो उस पर भी कोई बात नहीं होती है, ना सरकार करती, क्योंकि सरकार में नुमाइंदगी ही नहीं है कोई भी पार्टी। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा खेल है, सबसे बड़ा जो मामला है वो है अकलियत। आपने अकलियत में फंसा रखा है सारी लीडरशिप। अब देखिए, जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये, जो सेकुलर पार्टियां हैं वो अकलियती लीडर की बात करती हैं। अरे भाई, आपको तो सबसे पहले हमें नुमाइंदगी देनी चाहिए। आप खुद जब पिछड़ी जात की सियासत करते हैं तो हमारी पिछड़ी जात की सियासत में आपको क्या मुश्किल है? तब आप कहते हैं नहीं, मुसलमान एकजुट है। सर, हम दोबारा से साहित्य पे, हम इस किताब की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें सर हमने बहुत सी अच्छी आपको उसमें सबसे बेहतरीन कहानी कौन सी लगी? मुझे तो सब अच्छी लगती है। हाँ, तब भी कुछ तो पसंदीदा होगी। देखिए, इसका, इन कहानियों का जमालियात बाकी जो अदब है उससे अलग है। मतलब इसकी बुनावट अलग है। जी जी, इसकी हर चीज उससे डिफरेंट। हाँ। तो इसमें पसंदीदगी के जो मेयार हैं वो मुख्तलिफ होने चाहिए। आप उस निगाह से इस अदब को ना देखें जिस निगाह से आपने वो अदब देखा। तो इसलिए इसमें हमें तो सब कहानियां अच्छी लगती हैं। क्यों? हमको इसमें वो समाज नजर आ रहा है जहां हम रहते आए हैं, जो हमने
देखा है। इसलिए ये सारी कहानियां मुझे अच्छी लगती हैं। और भी कहानियां हैं, 4-5-6 और भी कहानियां, लेकिन हमने उन कहानियों को इसमें तरजीह दी है। जैसे एक कहानी इसमें नहीं है, वो भी खुर्रम हैदर की ही है, हसब नसब। तो हमारा जब अगला एडिशन आएगा तो उसमें आ जाएगी, और उर्दू के दूसरे एडिशन में वो कहानी हमने शामिल की है। अच्छा। अच्छा सर, मंटू के ऊपर बड़ी बात होती है आजकल, थोड़ा सा फेमस भी है मंटू। फिल्में आ गई तो और सारा फेमस हो गए, जबकि मंटू कभी जाति की बात नहीं करते ना। अगर वो औरत के उन्मुक्त औरत की बात करते हैं तो हमारा सवाल ये था कि वो हमेशा ऐसी औरत उठाते हैं जो तबकाती तौर से पसमानदा है। तो कभी वो कोई सैयदानी को कभी नहीं लिखे, जिस समाज से वो आते कि अपनी समाज किसी औरत को इतनी उन्मुक्त दिखा देते, अगर वो इतने ही लिबरल है ना, इतना ही सोच उनकी इतनी ही विशाल है, तो अपने समाज अपनी जाति की कोई औरत उनको नजर नहीं है जो इतनी उन्मुक्त हो। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कही। उसकी जो बहुत मशहूर कहानी है बू, उसमें जो वो लड़की है उसका नाम ही नहीं लिखा उसने। क्यों? क्योंकि वो मछुआरन है, नाम ही नहीं लिखा। जैसे हमने इसमें शायद नहीं लिखा है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह का बहुत मशहूर नॉवेल है, जी। इसमें शायद लिखा हुआ है अंसारी लड़की। तो जग्गा डाकू की जो रखा है वो एक जुलाही की लड़की है, उसका कोई नाम ही नहीं और कोई शनाख्त ही नहीं। बस दुल्हन की लड़की हो। हाँ, तो ये एक टर्म चला दिया इन लोगों ने। तो वही बात सर कि हम ये देखते हैं, मेरा ये मानना है, और ये मैं कई सवाल पूछता भी हूँ और सवाल हमने किया था कि जो पसमानदा लेखक भी हैं हमारे यहाँ, जैसे हम मऊ शहर आजमगढ़ वाले एरिया में हमारे बहुत ज़्यादा उर्दू वाले लोग हैं, नशिस्तें भी होती रहती हैं, शायर भी हैं। हम उनसे जा के मिले, बोले कि यार तुम अपने लूम की कंडीशन ये चल रही है, तुम्हारे व्यापार की कंडीशन, इस पर कुछ गजलें वजलें लिखो। तो उनका कहना था कि ना ये छपेगी भी नहीं, अब मुशायरे में उनको बुलाया भी नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि जो होल्ड है, पार है, जो उसे क़यादत कहते हैं, वो चाहे उर्दू अदब की हो, चाहे उर्दू समाज की हो, चाहे सियासत की हो, वो सब अशराफ के हाथ में है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास कई, जैसे बाराबंकी में एक अंसारी शायर था, तो उसकी हमने सिफारिश कर दी कि कोई बुला लो, तो लोगों ने कहा नहीं, इसको नहीं बुलाएंगे। इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। तो ये तो होता है, और यही चीजें जो हैं हम लोगों को, और खासतौर से उस तबके के अदीबों और शायरों को इस पे अड़ी रहना चाहिए, और वो चीजें लिखना चाहिए। आज छपे न छपे, लिखिए, आप खुद छपाइए। भाई हमने भी तो ये काम किया। जी सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। इतनी हमारे पास कहानियां आ गई। जैसे जो लोग नहीं जानते होंगे कि ये पहले से एस्टेब्लिश राइटर हैं, उनको यही लग रहा था कि ये सर ने किसी को बोल के लिखवाया है कहानियां। अब जैसे वो वाजदा तबस्सुम की बहुत मशहूर कहानी उतरन है, इस पे सीरियल भी बन चुका है, दुनिया भर में मशहूर है, ट्रांसलेशन भी तमाम जगह हो चुका है। सब कहते हैं, सारे लोग कहते हैं ये जिनसी कहानी है, सेक्सी कहानी है। ऐसा नहीं है, ये एक सैयदानी के जोम की कहानी है। मुझे चुनवा का हलाला बहुत अच्छी कहानी है। कितना सही, वो बहुत अच्छी, पूरा टारगेट किया रहता है उसको, किस तरीके से चुनवा को तलाक को आराम। सबसे अच्छी बात तो उसमें ये है कि वो जब वो बताते हैं कि भाई खूबसूरत लड़की जो है वो दलितों के यहाँ क्यों पैदा हो गई। आप देखिए, अभी मैंने रिव्यू भी किया है उठाओ का, बहुत शानदार किताब है, लेकिन उसमें अब्दुल बिस्मिल्लाह यही सवाल उठाते हैं। अरे जो उसमें सितारा लड़की है, जो मेन कैरेक्टर है, कि वो खूबसूरत है, और वो कहाँ पे है, वो है क्या बोलते हैं उसको, हलालखोर समाज में है, ठीक है। तो फिर उसको कहीं ना कहीं वो निकाल के लाते कि नहीं, वो दरअसल वो खान साहब का बीज था। तभी इतनी खूबसूरत जस्टिफाई हो पा रही है। अरे कबीर अगर बहुत महान है तो वो जरूर ब्राह्मण की कोख से पैदा हुए हैं। नहीं, अशरफ अली थानवी ने तो लिखा है बाकायदा बहिश्ती ज़ेवर में कि अगर इन लोगों के वहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी या ज़हीन आदमी पैदा हो जाए तो जरूर इनके खून में मिलावट है। ये लिखा है बाकायदा, हमने इसमें भी कोट किया। अच्छा, मैं देखा हूँ। आपने शुरू में ये सब किया। अब ये बात कहने के लिए आपको आपका मजहब क्या इजाजत देता है? नहीं देता है, लेकिन आपने लिख दिया। और वो भी किसमें लिखा? बहिश्ती ज़ेवर में। बहिश्ती ज़ेवर क्या है? वो किताब जो हमारे समाज में हर लड़की को पढ़ाई जाती है। जी। कल ही हम एक जगह बात कर रहे थे तो उसमें वो जो लड़की आई थी वो कह रही थी हमसे भी हमारी माँ, और उसमें ये लिखा हुआ है। तो हमारे वहाँ वही जो है अच्छा आदमी पैदा अगर हो गया तो मशकूक हो गया। अरे यार, किस कदर खराब बात आप कह रहे हैं, आपको शर्म भी नहीं आ रही, आप कह रहे हैं उसके बावजूद। सर आप असगर देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि गोरे चिट्टे अच्छे ज़हीन लोग जो हैं वो आप ही के वहाँ पैदा हो सकते हैं, हमारे वहाँ नहीं पैदा, और हमारे वहाँ पैदा हो गए तो मशकूक हो गए। कितनी खराब बात है। लेकिन कह कौन रहा है? मौलाना अशरफ अली थानवी। जी सर। अच्छा सर, आपने असगर वजाहत साहब की बात की, क्योंकि मैं जामिया से ही पढ़ा हूँ तो उनको सुना भी है, देखा भी है। अरे भाई प्रोफेसर, हाँ जी, पढ़े लिखे तो इनके बारे में आप बता रहे हैं, ब्राह्मणों की तरह सादात भी आलम दीन होते थे
और अपने ज्ञान के कारण आमतौर पर प्रतिष्ठित थे। ये सईद नकवी ने लिखा है। अच्छा, इनके बारे में तो सईद नकवी बहुत जाने माने जर्नलिस्ट जी हैं। जी तो उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान में जो सादात मतलब सैयद लोग हैं, हाँ। तो उनकी वही इज्जत और वही एहतराम था जो ब्राह्मणों में था, हिंदुओं में ब्राह्मणों पर। जी सर। असगर वजाहत ने तो अपने खानदानी रिश्ता मीर जाफर से जोड़ जी दिया। जी जी, आपने लिखा और- कुख्यात मीर जाफर और मीर सादिक भी सैयद ही थे। नहीं और वो मतलब वो इस बात से कि वो भले ही कुख्यात थे लेकिन थे सैयद। ईरानी सैयद, ईरानी मूल के सैयद। हाँ। और असगर वजाहत फख्र से बयान कर रहे हैं कि हमारा खानदान मीर जाफर से मिलता है। अरे यार, मीर जाफर कोई नऊज बिल्लाह कोई वो थोड़ी था कि हम फख्र से बयान करें कि वो हमारे रिश्ता उससे मिलता था, लेकिन मिल रहा क्यों? बस सैयद होना फख्र की बात है। तो ये चीज जो पैदा हो गई है, ये आप देखिए ना, सोशियोलॉजी का ये मतलब ये विषय है, ये मौजू है, इस पे स्टडी होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए कि आप सैयद होने के नाते किसी से भी जुड़ना इतना अहम मानते हैं। वो डाकू हो, डकैत हो, मीर जाफर हो कि मीर सादक हो, सैयद है तो हमारा है या हम उसके हैं। जी यानी कैसे लोग हैं भाई? हमारे घर कोई ऐसा पैदा हो जाए तो हम लोग तो सब कहेंगे नहीं 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 यार, हमारा नहीं था। आमतौर पर यही होता है, रविश जमाने की यही है कि समाज उसको इग्नोर कर देता है। जी सर। रिश्तेदार भी मिलने चोरी से जाते हैं। जी सर। लेकिन इनको देखिए, ये कहते हैं मैं मीर जाफर का खानदान का हूँ। अरे सर, मैं इस पे हालांकि थोड़ी बात इधर जा रही है। ठीक है सर, हम हाँ जी जी बता बोलिए। नहीं नहीं, आपने पढ़ी किताब पढ़ी, हाँ, पढ़ ली उसको सर। सोचा, बहुत शुक्रिया आपका, और इतना वक्त दिया आपने हमको, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, और हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल। है ना? अभी तो हम थोड़ा जल्दबाजी में थे। बहुत बहुत जल्दबाजी में थे, शुक्रिया। ठीक है। बहुत बहुत